हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखा था, जो हम लोग लास्ट वीडियो तक कर रहे थे, वो एक्चुअली भी आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल में सारे मोशन हो रहा था। तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन थे, ऐसे हो रहे थे। चाहे वो तुम कोनिकल पेंडुलम की बात करो तो उसका बॉब ऐसे ही घूम रहा था। अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड की भी बात करें तो हमने रोड को बैंक तो कर दिया था, पर गाड़ी तो इसी सर्कल में घूम रही थी ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। फ्लैट रोड पे भी, हॉरिजॉन्टल रोड पे भी ऐसे ही घूम रही थी इसी सर्कल में। इवन आपने और क्या पढ़ा था इसमें, हाँ वो डेथ वेल जो हमने पढ़ा था, उसमें भी जो पर्सन है वो इसी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है। मतलब ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा था, एक ही प्लेन में था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थे, जिसमें बॉडी का मास बोल रहा हूं मैं, बॉडी का स्पीड कांस्टेंट था, स्पीड चेंज नहीं हो रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे थे, है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पे अब हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब अब आपका पार्टिकल जो है ऊपर नीचे ऐसे करेगा, सर्कल में घूमेगा लेकिन वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, आई गेस आपके टॉपिक में देखे रखा हुआ है अंडर ग्रेविटी, तो वो वर्ड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कौन सा था यार ये, अंडर, सॉरी आई डोंट नो कौन सा कलर है, अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो मोशन परफॉर्म करेगा और ऊपर नीचे करेगा, वर्टिकल सर्कुलर में घूमेगा। ठीक है, उसमें जो पहला एग्जांपल होगा वो हम देखेंगे, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी लेना है, उसमें आपका पॉइंट मास अटैच करना है। हम पॉइंट मास की बात करेंगे, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, काफी छोटा साइज होना चाहिए। उसको रस्सी से बांधेंगे और उसके बाद उसको वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमाएंगे। ये किया रहेगा ना आपने। अब देखो मेरे पास कोई पॉइंट मास तो नहीं है, लेकिन ये वही वाला ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज किया था, ये माउस वही हमारे पास है। तो ये आपका मान के चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। चलिए देखो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक खास बात क्या होगी कि आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, जो हम केस कंसिडर करेंगे। तो ये कोई फोर्स मोशन नहीं होगा, ग्रेविटी जो है ग्रेविटी के अंडर छोड़ दिया जाएगा उसे, और ये मोशन करेगा यहाँ पे। तो आप देखो होगा क्या, पार्टिकल जब सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, वहां से जब नीचे आएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स उसका स्पीड बढ़ा देगा। फिर नीचे से जब वो ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ऊपर जाते समय स्पीड कम होगा, नीचे आते समय स्पीड बढ़ेगा। और क्योंकि ये मोशन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत क्या होती है कि उसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होगा। अब ऊपर से जब नीचे आ रहा है बॉडी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि हाइट कम हो रहा है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। और जब वो नीचे आएगा सबसे नीचे लेवल पे, तो आप मान के चलो कि अगर हम नीचे मान के चलते हैं कि उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे जब सबसे नीचे आपका पार्टिकल होगा तब वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में है। अब जब वो फिर से ऊपर जाने लगेगा तो उसका स्पीड कम होने लग जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होने लग जाता है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये होता है ना। तो स्पीड अगर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होता है, स्पीड अगर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो जब वो फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो उसका स्पीड कम होने लगेगा। लेकिन स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे कम होने लगेगी तो साथ ही साथ उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो हाइट पे जा रहा है। तो ऊपर जाते समय काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। लेकिन टोटल अगर आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो वो सेम रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होगा। तो अगर मान लो यहाँ पे 10 जूल एनर्जी है टोटल, यहाँ पे 10 जूल, यहाँ पे 10 जूल, हर जगह पे 10 जूल ही होगा। अगर एक कम हो रहा है
तो दूसरा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे मान लो अगर आपका काइनेटिक एनर्जी 7 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल हो जाएगा। और अगर आपका काइनेटिक एनर्जी और कम हो गया, मान लो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हो गया, सॉरी हाँ काइनेटिक एनर्जी ये है और ये है पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी 2 जूल हो गया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 8 जूल हो जाएगा। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी कहीं जाके 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी आपका 10 जूल हो जाएगा। पर टोटल आप देखो हमेशा सेम रहेगा, हर जगह पे टोटल एनर्जी फिक्स होगी। अगर 10 जूल है तो हर जगह 10 जूल ही होगा। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ जाएगा। अगर वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाता है तो उसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, और जब वो बॉटम मोस्ट पे आता है तो उसकी एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। या ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो, लेकिन आप ये समझो कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये हम बोल सकते हैं कि जैसे नीचे से वो ऊपर जा रहा है तो जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। जब वो नीचे आएगा तो उसका हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा, और बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा तो मतलब बॉडी फास्ट हो जाएगा। तो सबसे बॉटम पे सबसे ज़्यादा फास्ट होगा और सबसे टॉप पे वो सबसे ज़्यादा स्लो होगा। तो ये एक आइडिया हमें अभी फिलहाल हम जो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इससे हम ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आप एक रस्सी लो और जैसे मैंने आपको बताया उसमें बहुत छोटा सा मास बांध दो, पॉइंट मास, और उसे घुमाओ तो वो सर्कल में घूमेगा। ठीक है, तो मान लो कि वो इस सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, और इस सर्कल में अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ड्रॉ कर देता हूं इस पॉइंट से। अगर मान लो ये सेंटर है तो ये आपका रस्सी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे उसका मास अटैच्ड आपने अटैच कर रखा है और इसको आप घुमा रहे हो ऐसे सर्कल में। ठीक है, देखो इस रस्सी का जो लेंथ होगा वही लेंथ इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। मतलब जो भी रस्सी का आपका लेंथ होगा वही इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये आपका सेंटर है, सेंटर दूर तो नहीं चला गया ना, थोड़ा बड़ा हो गया लगता है मेरे हिसाब से। अब से यहाँ पे अगर सपोज करो ये आपका जो रस्सी है ये नीचे ऑब्जेक्ट लटक रहा है, तो अगर सपोज करो आप बॉटम पे उसको कुछ स्पीड देते हो, आपको बॉटम पे कुछ एक मिनिमम स्पीड देना होगा जिससे वो सर्कल कंप्लीट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे अगर मान लो मैंने बॉटम पे इसको एकदम हल्का सा स्पीड दिया ऐसे, जैसे मान लो आपने क्या किया उसको नीचे से एकदम हल्का सा इसको ऐसे धकेल लिया, तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगा क्या? नहीं। एक मिनिमम स्पीड आपको नीचे से देना होगा ताकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए, है ना। जैसा भी यहाँ पे इसको मैं पकड़ूं तो मैं इसको अगर थोड़ा सा स्पीड देता हूँ तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो यहाँ तक जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड दूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा फिर नीचे गिर जाएगा। एक मिनिमम स्पीड मुझे उसको देना पड़ेगा नीचे ताकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए। तो वो मिनिमम स्पीड कितना होगा ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे उसके पहले हम क्या करते हैं, इस पे फोर्सेस की बात करते हैं कि भाई मिनिमम स्पीड कितना हम दें इसको। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला फोर्स जो आप जानते ही हो इस पर जो लगेगा वो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर। दूसरा एक फोर्स लगेगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचेगी तो ये रस्सी को नीचे खींचेगा क्योंकि रस्सी से अटैच्ड है, तो रस्सी उसे ऊपर खींचेगी और ये फोर्स आप जानते हो कि कौन सा फोर्स है, दिस इज टेंशन। ठीक है, जो सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन है वहाँ टेक्स्ट बुक में आपको बी लिख के दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे बी ही लिख देता हूँ। तो ये सबसे बॉटम का जो पोजीशन है दिस इज पोजीशन बी। सबसे टॉप का जो पोजीशन है उसको मैं ए मान के चलता हूँ और ये जो बीच का पोजीशन है इसे मैं यहाँ सी मान ले रहा हूँ और यहाँ पे डी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपका बॉडी फिलहाल यहाँ पे इसको एक स्पीड देना है, मिनिमम स्पीड देना है ताकि वो सर्कल में घूमे। जो मिनिमम स्पीड है अगर उससे ज़्यादा स्पीड दोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा स्पीड दोगे तो भी वो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, पर एक मिनिमम स्पीड होगा, एक मिनिमम स्पीड होगा जो आप उसे दोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। एक बार यहाँ पे पहुँच के उसके बाद फिर ये कंप्लीट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि मिनिमम स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर सपोज करो यहाँ पे जो टेंशन है उस टेंशन का वैल्यू हम लोग टी बी ले लेते हैं, दिस इज टी बी। ये टेंशन का वैल्यू इस पोजीशन पे होगा, ये रेडियस होगा और ये आपका पोजीशन है। मान लेते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल को वेलोसिटी यहाँ पे मिला हुआ है, दिस वेलोसिटी इज वी बी। यहाँ पे वी बी वेलोसिटी मिला, इससे आगे वो ट्रैवल करेगा,
यहाँ देखो आपको पता है जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड कम होने लग जाती है, तो यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड मान लेते हैं vc हो जाता है, और फिर जब वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक आते आते उसका स्पीड va हो जाएगा, फिर यहाँ पे आते vd हो जाएगा। vd और vc दोनों सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा स्पीड का, ठीक है। अब ये आपका सबसे नीचे वाला पोजीशन हो गया। इस पे आप देख सकते हो कि फोर्सेस कैसे लग रहा है, एक टेंशन ऊपर लग रहा है और वेट mg नीचे लग रहा है। तो हम इसी पोजीशन बी की बात कर लेते हैं, लोअर मोस्ट पोजीशन बी, या फिर सबसे पहले हम टॉप मोस्ट से स्टार्ट करेंगे। चलो एक काम करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर गया तो इधर जाने के बाद क्या होगा बताओ, इधर जाने के बाद आपका रस्सी भी जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो रस्सी आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप फोर्सेस की बात करो तो फोर्सेस कैसे लगेंगे बताओ। नाउ हियर द फोर्सेस विल बी वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यस, और टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग लगता है, मतलब ऑब्जेक्ट को रस्सी के अलोंग टेंशन यहाँ पे खींचेगा, एंड दिस इज टेंशन TC, टेंशन जो होगा उसको अंदर की ओर खींचेगा। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा, और यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर आप देखो तो ये आपका पोजीशन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फिर से अगर हम फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे इसको अगेन वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन टेंशन भी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, दिस विल बी टेंशन TA। यहाँ पे जो भी टेंशन होगा उसे हम TA लिख देते हैं। यहाँ दोनों नीचे के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करता है, ठीक है, पुश नहीं कर सकता, वो हमेशा पुल करेगा। तो जब यहाँ होगा तो क्या करेगा, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, टेंशन और वेट mg होगा। इस तरीके का सिचुएशन है। अगर मैं एक जनरल पॉइंट की बात करूं, मतलब यहाँ कहीं अगर मैं एक जनरल पॉइंट की बात कर देता हूँ, लेट्स से कि एक कोई भी पॉइंट बीच में मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मान लेते हैं आपका यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ पे भी आप फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट बुक में बताया गया बीच वाला जनरल पॉइंट, तो यहाँ पे मैं फोर्सेस ड्रॉ करके बताता हूँ कि यहाँ कौन सा फोर्स और कहाँ लगेगा। अब देखो यहाँ पे भी आपका वेट mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और टेंशन जो है वो इसके अलावा लगेगा। तो इस टेंशन को मैं T लिख देता हूं, टेंशन T आपको रस्सी के अलावा ऐसा लगेगा। इनको कंपोनेंट्स में उन्होंने डिवाइड किया, यस किया। चलो अब उस पॉइंट की भी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन की बात करते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन यहां पे लिख देता हूं मैं, टॉप मोस्ट पोजीशन। टॉप मोस्ट लिखा है या इन्होंने अपर मोस्ट लिखा है, वो अच्छा उन्होंने अपर मोस्ट लिखा है, तो मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, इसको वैसे टॉप मोस्ट भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, उसमें उन्होंने अपर मोस्ट लिखा हुआ है, सो विल से इट इज अपर मोस्ट पोजीशन, एंड अपर मोस्ट पोजीशन इज पोजीशन A। अब एकदम आराम से और प्यार से ध्यान से देखते जाओ इस चीज को, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन मोशन का इक्वेशन लिखोगे। तो आप देखो कि क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सबसे पहली चीज ये, सर्कुलर मोशन के लिए एक चीज हमें पता है कि वो गारंटेड होता है, और वो ये कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है बॉडी पर। अब ये आपकी बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे थी ये बॉडी, तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। तो आप ये देख लो कि सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटर की ओर जो है वो दो फोर्सेस लग रहे हैं, TA और mg दोनों सेंटर की ओर लग रहा है, तो ये दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, दैट इज TA प्लस mg दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो m, अब इस पॉइंट पे स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे हमने स्पीड जो ले रखा है वो क्या है, va, तो mva²/r बन गया आपका इक्वेशन। सबसे पहला काम आपको यही करना है, इक्वेशन बनाना है। फिर आपको उसी इक्वेशन से टेंशन का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा, TA = mva²/r, और इसको वहां भेज दो -mg, ये मिल गया हमको टेंशन का वैल्यू। बस डब्बे में डाल दो इसको पहले, तो दिस इज इक्वेशन 1। ये अगर दो काम हो गया, सबसे पहले इक्वेशन लिखो, उसके बाद कोई टेंशन निकालो, टेंशन का इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है हमको, मिनिमम स्पीड चाहिए। याद रखना स्टार्ट टॉप से ही करना, तब आपको सारी चीजें लाइन से मिलेंगी। तो सबसे टॉप पे अब मिनिमम स्पीड चाहिए हमको। मैं मिनिमम कितना स्पीड यहाँ पे दूं ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर ले जाए, ये हमारा एम है। अब देखो होता क्या बच्चों कि अगर सपोज करो आप कम स्पीड दोगे
तो कैसा होता है कि ये आपका रस्सी जो है वो यहाँ तक पहुँच के सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है कि आपकी रस्सी जो है कम स्पीड देने की वजह से ढीली पड़ जाती है। जैसे इसको मैं बहुत अगर इतना स्पीड दूता हूँ, लेकिन उसके बाद भी देखो ये यहाँ से रिटर्न आ गया। रीज़न क्या है, यहाँ तक जाते जाते रस्सी टाइट नहीं था। अब यहाँ पे टाइट था, लेकिन अगर सपोज करो उसको मैं ऐसे स्पीड देता हूँ और यहाँ से नीचे आ जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ तक जाने के बाद इसके अंदर का टेंशन खत्म हो जाता है। जहाँ टेंशन खत्म हुआ वहाँ से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक टेंशन जीरो नहीं होगा सी तक, पर सी के बाद का सिचुएशन ये है कि सी के बाद सी से लेकर ए तक कहीं भी बीच में टेंशन जीरो हो सकता है। जहां टेंशन जीरो हुआ वहां आपकी रस्सी ढीली पड़ जाएगी और वहीं से नीचे गिर जाएगा ये, समझे। तो हमें क्या मेक श्योर करना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हो कि ये पूरे सर्कल में घूमे तो हमें इतना स्पीड यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि ये यहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं टेंशन जीरो ना हो। ठीक है, यहां तक अगर बिना टेंशन का पहुंच गया और रस्सी आपकी ढीली नहीं पड़ी, ढीली पड़ने का मतलब होता है टेंशन जीरो हो जाना, तो यहां तक अगर रस्सी आपकी पहुंच गई उसके बाद फिर ये मोशन वापस संभाल लेगा, क्योंकि उसके बाद अपने आप टेंशन बढ़ने लग जाएगा। यहां से यहां तक के दौरान में टेंशन कम होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि भाई देखो यहां तक तो जीरो नहीं होगा, सी के बाद सी से ए के बीच में यहां कहीं टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। इस रास्ते के दौरान कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ तो उसके बाद तो वैसे भी वापस टेंशन बढ़ना चालू हो जाएगा। नीचे आते समय टेंशन बढ़ेगा, रस्सी टाइट होने लग जाता है, ऊपर जाते समय रस्सी ढीली पड़ने लग जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि ए तक टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको कितना स्पीड देना चाहिए, अगर आपने बी पे मिनिमम स्पीड दिया है तो सी पर भी मिनिमम स्पीड ही होगा और ए पर भी मिनिमम स्पीड ही होगा, तब हम हर जगह पे स्पीड आपका मिनिमम ही हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने एकदम मिनिमम स्पीड ही दिया, जितना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही स्पीड यहाँ पे दे दिया, वही मिनिमम स्पीड यहाँ पे आया और वही मिनिमम स्पीड यहाँ पे आया। तो अगर आप एक मिनिमम स्पीड देते हो, क्या हो गया, अगर आप एक मिनिमम स्पीड देते हो यहाँ पे पॉइंट बी पर, तो भाई आपका टेंशन जीरो यहां जाकर होगा, इससे पहले कहीं नहीं होगा, समझे। मतलब टेंशन यहां जीरो अगर होता है तो वो मिनिमम स्पीड होगा, आपको उतना है उससे ज्यादा देना है एक्चुअली में। तो ये तय है कि अगर आपने एग्जैक्टली मिनिमम स्पीड ही दिया है तो इससे पहले यहाँ पे तो कहीं टेंशन जीरो नहीं होगा, लेकिन लास्ट में जाकर टेंशन जीरो हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, आपका टेंशन बढ़ने लग जाएगा। तो अगर आपको मिनिमम ढूंढना है तो आप क्या करो, यहाँ का टेंशन जीरो कर दो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ए का टेंशन टी ए विल बी इक्वल टू जीरो। ये हमें मिनिमम स्पीड दे देगा पॉइंट ए पर। अगर आपको एक मिनिमम स्पीड मिल गया तो बाकी सब जगह का भी मिनिमम स्पीड मिल जाएगा। वो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से ढूंढना है, तो पहले हम ए का ढूंढ लेते हैं। तो जैसे आपने टी ए डाला, अगर आप टी ए इज इक्वल टू जीरो डालते हो तो आपका जो वी ए होगा, जहां कहीं भी आपको वी ए दिख रहा है इस इक्वेशन में, वो वहां का मिनिमम स्पीड हो जाएगा। तो आप वी ए की जगह पे वी ए मिनिमम लिखोगे। इससे क्या होगा बताओ, इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर टी ए का वैल्यू जीरो इज इक्वल टू एम वी ए मिनिमम अपॉन आर माइनस एम जी हो जाएगा। और इस एम जी को यहां उठा के ले आओगे तो आपका एम जी इज इक्वल टू, एम जी यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, एम वी ए मिनिमम, सॉरी स्क्वायर है ना, वी ए मिनिमम का स्क्वायर, हाँ एम वी ए मिनिमम का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। एम और एम हो जाएगा कैंसल, आर जी वहां चला जाएगा, तो वी ए मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी होगा और यहाँ पे आपका वी ए मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये आपको दूसरा काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या, आपको इक्वेशन लिखना है, टेंशन ढूंढना है, उसके बाद फिर आपको मिनिमम स्पीड ढूंढना है उस पॉइंट का, समझ गए। तो मुझे पॉइंट ए का मिनिमम स्पीड मिल गया, मतलब यहां तक आते आते अगर स्पीड इतना होता है रूट ऑफ आर जी, तो इसका मतलब आपने मिनिमम स्पीड ही दिया है और ये सर्कल कंप्लीट कर ले जाएगा। अब बात करेंगे कि भाई बी पे क्या मिनिमम स्पीड हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन ढूंढना होगा। वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन कैसे ढूंढोगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा बताओ, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
देखो मैंने पहले ही बताया था कि इस केस में एनर्जी कंजर्व होगा, मतलब हर जगह पे एनर्जी सेम होगा। अब टेक्स्ट बुक में कैसा ना कि चेंज के हिसाब से बताया गया, चेंज इन एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी में इतना चेंज होगा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसको इक्वेट कर दिया है। और वहाँ कई बार कैसा ना कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपल सी बात याद रखो, हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होगा, मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ये तो सिंपल चीज आप याद रख सकते हो ना। तो आप दोनों जगह का टोटल एनर्जी इक्वेट कर दो बस, और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो आप ये लिखो कि टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, बस। तो आपको ए और बी के स्पीड्स के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। भाई हमको रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमको एक का मिनिमम पता है, दूसरे का मिनिमम स्पीड चाहिए, तो स्पीड्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप ये काम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पे हम एक चीज और अज्यूम कर सकते हैं कि जो बॉटम पॉइंट है आपका, सबसे बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पे आप हाइट का वैल्यू 0 अज्यूम कर लो। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे हाइट का वैल्यू 0 अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज 0, h इज इक्वल टू 0। तब मुझे एक बात बताओ कि इसका हाइट, मतलब यहां से अगर सपोज करो मैं ये पॉइंट की बात करूं, ये लेवल की बात करूं, तो ये लेवल का हाइट क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट ए का हाइट क्या हो जाएगा। तो पॉइंट ए पर आपका ये पूरा हाइट हो जाएगा, मतलब अगर आप देख रहे हो तो ये पार्ट तुम्हारा ये हाइट हो जाएगा, एंड दिस हाइट इज नथिंग बट, देखो r प्लस आर, रेडियस डबल रेडियस हो गया ना, r प्लस आर हो जाएगा। तो ये हाइट जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू 2r। यहाँ का जो हाइट होगा पॉइंट ए का वो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, समझे। तो अगर मैं a और b के बीच में बात करूं तो b पे हाइट क्या है, 0 है, और a पे हाइट क्या है बताओ, a पे हाइट आपका 2r है, पॉइंट a पर हाइट क्या हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा, ये ध्यान रखना। r प्लस आर 2r हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं टोटल एनर्जी एट ए की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी में क्या आता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, वही सेम चीज यहां पे आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, अब पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, एम जी एच। लेकिन ए पे हाइट देखो क्या है, ए पे हमको हाइट दिख रहा है, अभी देखा था हम लोगों ने 2r है, r प्लस आर 2r, यहां से हाइट मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो हम यहां पे लिख देंगे 2r, mgh, h मतलब 2r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट बी हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, पर mg और b पर हमने हाइट क्या मान के रखा हुआ है, 0 मान के रखा हुआ है, यहीं से हम हाइट मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ का हाइट 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो m जो है हर टर्म में आ रहा है, अगर हर टर्म में कोई एक फिक्स चीज आए तो उसे आप काट सकते हो, कॉमन लेके काट दो, और पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पहले से ही था, 2 और आ जाएगा, 4g आ जाएगा, 4rg इज इक्वल टू, ये भी 2 हट जाएगा तो वी बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये उधर लेके चले जाओ, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो आपने रिलेशन ढूंढ लिया, समझे कि नहीं। रिलेशन ढूंढने के बाद अब यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, रिलेशन हमको चाहिए था। अब हम बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जाते हैं, बॉटम पोजीशन पे आ जाओ आप, ठीक है। या एक काम कर सकते हो आप, यहीं पे लिख दो यार बॉटम मोस्ट पोजीशन, क्या दिक्कत है, टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट। तो ये आपका बॉटम पोजीशन पे, एट बॉटम पोजीशन पे टेंशन हम बाद में निकाल लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे हमको वी बी मिनिमम चाहिए कि भाई नीचे में क्या मिनिमम लगेगा, तो आप क्या करोगे, सी यहाँ पे एक क्लियर चीज है कि दोनों का जो स्पीड है, स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस हमको मिला हुआ है, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4rg। और आप देखोगे तो स्पीड के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, रेडियस तो सर्कल का चेंज नहीं होने वाला, जी का वैल्यू भी फिक्स है 9.8। इसका मतलब कुछ भी स्पीड हो, चाहे ए और बी की बात मैं करूं, कुछ भी स्पीड हो, पर स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस फिक्स होगा।
तो अगर ये स्पीड के स्क्वायर का डिफरेंस हम फिक्स है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मिनिमम स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं। तो मतलब मिनिमम स्पीड का डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आप VA के जगह पे VA मिनिमम ले रहे हो तो VB की जगह पे आपको VB मिनिमम लेना पड़ेगा। मतलब दोनों जगह का मिनिमम स्पीड ले लेते हैं और इस इक्वेशन में डाल सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर इक्वेशन आपका VB मिनिमम का स्क्वायर माइनस VA मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4RG। अब देखो ऑलरेडी हमको एक मिनिमम स्पीड पता है VA मिनिमम। VA मिनिमम क्या है, रूट ऑफ RG, बस डाल दो उसके अंदर। तो VA मिनिमम अगर आप रूट ऑफ RG यहाँ पे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, VB मिनिमम माइनस स्क्वायर है ना, तो रूट ऑफ RG का स्क्वायर करोगे तो आपको सिर्फ RG मिलेगा इज इक्वल टू 4RG। अभी वहां जाके 5RG हो जाएगा, माइनस RG है ना, तो VB मिनिमम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, VB मिनिमम का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 5RG। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो VB मिनिमम इज इक्वल टू आपको अंडर रूट 5RG मिल जाएगा। ये आ गया आपका पॉइंट B का मिनिमम स्पीड। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अगर आपको सपोज करो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना है ये चाहिए, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हमें मिनिमम स्पीड मिल गया, VA मिनिमम मिल गया कितना है, रूट ऑफ RG, B का मिल गया हमें रूट ऑफ 5RG। अब हमें पॉइंट B का क्या चाहिए, पॉइंट B का हमें चाहिए टेंशन। तो टेंशन के लिए आप फिर से क्या करोगे, वही सेम चीज जो मैंने बताया था आपको, यही दो काम करोगे, इक्वेशन यूज करोगे, उससे वो आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप एट लोअर मोस्ट पोजीशन B की हम बात करेंगे अब, एट लोअर मोस्ट पोजीशन B। ठीक है, अब यहां पे क्या इक्वेशन होगा वो आप बताइए। सी, अगर मैं बॉटम मोस्ट पोजीशन की बात करूं तो टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, राइट, और नीचे की ओर आपका वेट mg लग रहा है। अब ये टेंशन सेंटर की ओर लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, लेकिन सारा टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि नीचे वेट mg उसे कम कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ऊपर की ओर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वेट नीचे 3 है, तो अब टोटल फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा है वो 10 माइनस 3 7 ही लग रहा है ना, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, इस 10 को कम कर दे रहा है। तो सेंटर की ओर टोटल फोर्स कितना लग रहा है बताओ, 10 माइनस 3 मतलब TB, टेंशन TB माइनस mg। समझ गए कि नहीं? तो TB माइनस mg ये सेंटर की ओर लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि TB में से माइनस mg जो ये बचा हुआ फोर्स वो सेंटर की ओर है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mvv स्क्वायर अपॉन r। सिंपल है। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने आपको क्या बोला था कि आप टेंशन का वैल्यू निकाल लो। तो टेंशन का वैल्यू कैसे निकालोगे, mg को वहाँ भेज दोगे तो mvb स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। तो ये आपका अगेन अगला इक्वेशन नंबर 5। B का मिनिमम स्पीड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, टेंशन भी आपको मिल चुका है, समझ गए। अब आपको क्या चाहिए भाई, सब कुछ C का चाहिए। तो C का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, VB मिनिमम भी हम निकाल चुके हैं, VB मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 5RG। तो आपको पॉइंट B का भी टेंशन मिल गया और पॉइंट B का भी आपको मिनिमम स्पीड मिल गया। अब हमें मिनिमम स्पीड कहाँ का चाहिए, पॉइंट C का चाहिए। तो वो सेम चीज आप वही कर सकते हो जो आपने यहाँ से यहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ का एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया, अब B से लेकर C तक का एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लो। तो टोटल एनर्जी एट B विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C, राइट। वही सेम चीज हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे एट लोअर मोस्ट पोजीशन या एट मिड पोजीशन C। तो एट मिड पोजीशन C की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मिड पोजीशन C में क्या होगा बच्चों बताओ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले वापस हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ देखो कि वेट जो है वो टेंशन के परपेंडिकुलर नीचे लग रहा है, तो टेंशन के डायरेक्शन में या टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट नहीं लग रहा है, टेंशन अकेला है जो सेंटर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे जो टेंशन TC है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, समझे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट योर टेंशन TC will act as centripetal force and that is mvc square upon r।
तो टेंशन का इक्वेशन तो वैसे ही मिल गया, एंड आई थिंक दैट शुड बी इक्वेशन नंबर 6। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 6 डाल देते हैं। टेंशन डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, सी पे मिनिमम स्पीड चाहिए। मिनिमम स्पीड चाहिए तो सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन किसका निकालना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा बी और सी के बीच में। तो फिर से वही काम करेंगे, टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी बाय कंजर्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, एम जी एच। तो ये हो जाएगा आपका एम जी, और बी का पॉइंट देखो तो बी तो वापस बॉटम पे है, एच इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप एच इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो इंटू 0, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी मतलब हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी। अब सी का हाइट क्या है बताओ बॉटम से? अगर सी का हाइट देखोगे तो यहाँ से लेकर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस पोजीशन से लेकर ये लाइन तक है, राइट, यहाँ तक, ये आपका पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हो ना, ये एक्चुअली में डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नीचे से पॉइंट सी जो है आर डिस्टेंस ऊपर है। तो इस चीज के लिए आपका h का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये h जो होगा वो r के इक्वल होगा, ये आपका रेडियस ही हो गया ना। तो बॉटम से सी पॉइंट जो है h हाइट मतलब r हाइट ऊपर है, तो यहाँ पे h की जगह पे आपका r आ जाएगा, सो इट विल बी mgr बस, राइट। फिर से देखो सब में m आ रहा है तो m कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका वी बी स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा वी सी स्क्वायर प्लस आर जी। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या करो, वी सी स्क्वायर को यहाँ ले लो तो वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी हो जाएगा, और ये आपका अगला इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 7। नहीं रुको 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 रुको, इसमें गड़बड़ है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी बी स्क्वायर प्लस 0, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोगों ने, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2gr हो जाएगा। आई एम सॉरी बच्चों, ये 2gr हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, एक बार आपको रिलेशन मिल गया एनर्जी कंजर्वेशन से, तो आपको क्या करना है, फिर मिनिमम निकाल लेना है। वीबी की जगह वीबी मिनिमम डालो और वीसी की जगह वीसी मिनिमम डालो। सो देयरफॉर वीबी मिनिमम माइनस वीसी मिनिमम, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मिनिमम डाल दिया, 2gr या 2rg। ठीक है, अब देखो आपको पहले से ही वीबी मिनिमम पता है, वीबी मिनिमम पता है ना कितना, √5rg, तो बस वैल्यू डाल दो, √5rg मतलब 5rg हो जाएगा माइनस वीसी, सॉरी स्क्वायर होगा ये, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है, वीसी मिनिमम इज इक्वल टू 2rg। अब ये वीसी मिनिमम यहाँ ले आओ, 2rg यहाँ ले आओ, तो 5rg माइनस 2rg इज इक्वल टू वीसी मिनिमम का स्क्वायर। तो वीसी मिनिमम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वीसी मिनिमम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5rg माइनस 2rg 3rg होता है, तो ये आपका वीसी मिनिमम विल बी इक्वल टू √3rg। तो आपको मिनिमम स्पीड मिल गया, तो टेंशन भी मिल गया पॉइंट सी पर, और आपका मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे आपको आ गया। तो ये 7 है और यहाँ पे इक्वेशन 8 हो जाएगा, समझ गए। सो एट मिड पोजीशन सी पे भी आपको स्पीड भी मिल गया और टेंशन भी मिल गया, राइट, क्लियर है। इसमें एक और चीज हमको देखना है कि टेंशन के बीच में डिफरेंस देखना है। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स अगर आप देखो तो पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट ए। पॉइंट डी भी है, लेकिन यार पॉइंट डी को अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो सिचुएशन सी पे होगा वही सेम सिचुएशन आपका डी पे भी होगा, तो आप सिर्फ सी मान के चलो जो कि मिड पोजीशन है। नाउ सी पॉइंट बी जो है, यहाँ पे टेंशन एक्चुअली में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो नीचे है रस्सी डायरेक्टली वेट इसको ऐसे खींच रहा है, और आप यहाँ से स्पीड जब देते हो तो एक्चुअली में सबसे ज्यादा खिंचाव रस्सी को सबसे बॉटम पोजीशन पे होता है, मिलता है।
सबसे ज़्यादा रस्सी खींचता है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा टेंशन आपको बॉटम पे होगा। जैसे जैसे रस्सी ऊपर जाने लगता है तो उसके अंदर का टेंशन कम होने लग जाता है, और सबसे टॉप पोजीशन पे टेंशन सबसे कम होता है। देखो सबसे टॉप पोजीशन पर टेंशन हमने यहाँ पे 0 लिखा था, पर ये 0 होगा नहीं, ये 0 तब होगा जब आप मिनिमम स्पीड दोगे। लेकिन मान लो मिनिमम स्पीड से आपने ज्यादा स्पीड दे दिया, तो मिनिमम स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दिया तो टॉप में जाने के बाद भी टेंशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। बस कहने का मतलब यह है कि सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन सबसे कम होगा, उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टेंशन यहाँ होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो टेंशन कम होने लग जाता है, और फिर जैसे नीचे आते हो टेंशन बढ़ने लग जाता है। समझ गए? तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर ए और बी की बात मैं करूँ तो इन दोनों के बीच में टेंशन का क्या डिफरेंस है। तो टेंशन का डिफरेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टेंशन मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन, यहाँ पे ए का टेंशन और यहाँ पे नीचे बी का टेंशन, उसे माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो ए का टेंशन क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंशन टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, ये इक्वेशन 1। डिफरेंस इन टेंशन, तो यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ, डिफरेंस इन टेंशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जो टेंशंस का डिफरेंस है वही हम लोग देख रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले सारे टेंशंस का वैल्यू लिख देता हूँ, तीनों के टेंशन का वैल्यू लिख देता हूँ। तो टी ए इज इक्वल टू क्या था बताओ, अभी मुझे याद है पर अभी आपको दिखाया था मैंने। अब ऊपर टेंशन टी ए लगता है, तो यहाँ पे कोई दिखाई देता हूँ आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, ये टेंशन टी ए हो गया। देख लो, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, बी पे आपका प्लस होगा, ए में आपका माइनस था, और सी तो भाई डायरेक्टली एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर है। तो मैं तीनों लिख देता हूं यहाँ पे, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, टेंशन टी बी इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, और टेंशन टी सी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीन टेंशन के आपके पास वैल्यू हैं, और आपको बस डिफरेंस निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप और बॉटम की। टॉप और बॉटम मतलब टी ए माइनस टी बी, सॉरी सबसे ज़्यादा टेंशन आपको कहाँ पे था, बॉटम पे था, तो बॉटम माइनस टॉप होगा, तो टी बी माइनस टी सी। मैं यहाँ पे बना देता हूँ डायग्राम। तो ये आपका था, सबसे टॉप पे आपका पॉइंट हमने ए मान के रखा है, बॉटम पे आपका बी मान के रखा है। तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन, और एक पॉइंट सी आपका यहाँ पे। तो टी बी माइनस टी सी ये हम लोग करेंगे। सबसे ज़्यादा टेंशन बी पे होगा और सबसे कम टेंशन ए पे होगा। टी बी माइनस टी ए, सॉरी टॉप और बॉटम का देख रहे हैं ना हम लोग, टी बी माइनस टी ए। तो टी बी का वैल्यू देख रहे हो, एम बी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, एम बी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। अब माइनस आपका टी ए का वैल्यू क्या है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी माइनस एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, देखो इसमें और इसमें m कॉमन ले लो, या इनफैक्ट अगर आप m सब में ही कॉमन ले लोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल एक काम करो, इसमें और इसमें इन दोनों में ना m बाय आर कॉमन ले लो, m बाय आर कॉमन ले लो। तो अगर m बाय आर कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा वी बी स्क्वायर और इसमें बचेगा माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये एम जी और एम जी 2mg हो जाएगा। तो ये आ गया आपका टी बी माइनस टी ए। अब सुनो, इसको इक्वेशन, जो भी इक्वेशन देख लेते हैं, वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीच में आ रहा है, तो हमने वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर भी निकाल रखा है, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो मैं नए इक्वेशंस देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन हम लिख चुके हैं ना, तो इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये सब भी हम निकाल रखा है हमने। वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 4rg होता है, तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ये 4rg है, इसको मैं इक्वेशन 4 लिख देता हूँ। और हमने आई थिंक
वी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर भी निकाल के रखा था, वो भी देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो हाँ, वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर 2r जी है, वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर 2gr, वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर ये 2rg है। इसको इक्वेशन 5 लिख देता हूँ। तो ये चीज़ें ऑलरेडी में हमने निकाल रखी थी, ठीक है, इसी पे हम वर्क करेंगे। तो आप देखो टीबी माइनस टी हमने किया, तो यहाँ से सारे वैल्यूज टीबी और टी के डाल दिए हम लोगों ने, और अब यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आया, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 4rg, तो बस 4rg डाल दो। तो टीबी माइनस टी ए विल बी इक्वल टू एम बाय आर इंटू 4rg प्लस 2mg। तो ये आप देखो यहाँ पे तो r और r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4mg प्लस 2mg 6mg हो जाएगा। तो टीबी माइनस टी ए क्या हो जाएगा आपका 6mg, बस यही आपका डिफरेंस आ गया। ना देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टेंशंस के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट होगा, g कांस्टेंट होगा, 6 कांस्टेंट होगा, और वो 6mg ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो यहाँ का टेंशन 0 है, देखो ज्यादा टेंशन आपका B पे होगा, कम टेंशन A का होगा, TB माइनस TA किया हुआ है, ये डिफरेंस हमेशा 6mg का होगा। अगर मान लो आपने मिनिमम स्पीड दे के रखा है, B पे, C पे, A पे, सब पे मिनिमम स्पीड दे के रखा हुआ है, तो ऐसे केस में हमें पता है कि टॉप का जो टेंशन होगा वो 0 होता है। तो अगर ये 0 हो गया तो ये 6mg होगा, क्योंकि डिफरेंस फिक्स है कितना, 6mg का। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने मिनिमम स्पीड से ज्यादा दे के रखा है और हमें पता चला कि भाई पॉइंट ए का जो टेंशन है वो 3mg है, तो भाई पॉइंट बी का जो टेंशन है वो आपका 9mg हो जाएगा, कि डिफरेंस जो है 9 माइनस 3 वो 6 ही रहेगा हमेशा। अगर आप पॉइंट ए का टेंशन और बढ़ा देते हो, 6mg कर देते हो, तो पॉइंट बी का टेंशन जो है वो 12mg हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब डिफरेंस हमेशा 6mg का ही होगा, चाहे आप कितना भी स्पीड दे दो इसको और कितना भी टेंशन बढ़ा दो। समझ गए? उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ। अब देखो आपको पता है कि सबसे ज्यादा टेंशन बी पे होता है, धीरे धीरे टेंशन कम होने लग जाता है, तो हम बी और सी का भी टेंशन का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बी और सी का टेंशन डिफरेंस निकालोगे तो आपको टी बी माइनस टी सी करना होगा, तो वो भी कर लेते हैं, टी बी माइनस टी सी। वैल्यूज आप यहीं से उठाओगे, तो टी बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, और ये एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर है, तो एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी, और टी सी का वैल्यू क्या था, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। अब फिर से इन दोनों में अगर आप m कॉमन लेते हो m बाय आर, तो आपको ब्रैकेट में बचेगा वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर और प्लस एम जी आ जाएगा। और फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है, वी बी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर 2rg है, तो यहाँ पे 2rg सब्सटीट्यूट कर दो। तो अगर आप ये 2rg सब्सटीट्यूट करते हो तो प्लस एम जी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका r और r हो जाएगा कैंसिल, 2mg प्लस एम जी 3mg हो जाएगा। तो आपका टीबी माइनस टीसी जो है वो 3mg आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका इन दो पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस हमेशा 3mg का होगा। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन आपका A है, ये बॉटम पोजीशन आपका B है, और ये पोजीशन आपका C है। C और D का टेंशन सेम होगा, वो लिख देता हूँ मैं, TB माइनस TC करो या TB माइनस TD करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, TB माइनस TD दोनों का वैल्यू 3mg होगा। ठीक है, इसको रहने ही देते यार, कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करना, D छोड़ो, समझ गए हो ना, D और C का सेम रहेगा, बस D इस साइड है और C उस साइड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अब देखो A और B के बीच में टेंशन का जो डिफरेंस था उन्हें क्या देखा, TA माइनस टी सॉरी TB माइनस TA, वो 6mg निकला, TB माइनस TA 6mg। B और C के बीच का डिफरेंस TB माइनस TC वो 3mg निकला। तब आप मुझे बताओगे कि C और A के बीच में टेंशन का डिफरेंस क्या होगा, TC माइनस TA, वो भी 3mg हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर सपोज करो इन दोनों के बीच में 6mg का डिफरेंस है और ये ज्यादा है, तो अगर ये जो भी रहेगा उससे 6 ज्यादा होगा ये, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3mg का, मतलब ये उससे 3 ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस बात है कि ये भी उससे 3 ज्यादा हो जाएगा।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो ये 4 mg है, तो इन दोनों के बीच में टेंशन का डिफरेंस कितना है 6 mg, तो ये 6 ज़्यादा होगा उससे, तो ये कितना हो जाएगा 10 mg हो जाएगा यहाँ पे इसका जो टेंशन होगा। अब ये इससे 3 mg ज़्यादा, TB माइनस TC कितना है 3 mg, तो अगर ये 10 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 से कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पे होता है, तो ये 7 mg हो जाएगा। तो अपने आप C और A में जो डिफरेंस आया वो 3 mg का आ गया, क्योंकि ये इससे 6 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है, तो ये उससे 3 ज़्यादा होगा, समझे। तो ये आपका टेंशंस का डिफरेंस है इन 3 पॉइंट्स पे, टॉप मोस्ट, बॉटम और मिड पोजीशन, समझे। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें देखनी होगी। टेंशंस के इक्वेशन तीनों पॉइंट पे क्या होंगे, तीनों पॉइंट पे मिनिमम स्पीड्स क्या होगा, तीनों पॉइंट के वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस भी हम लोगों ने निकाला था, और तीनों पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर रखी है। उसमें से ये पूरा का पूरा सब कुछ नहीं पूछेगा, वो कभी टेंशन पूछ देगा कि तीनों पॉइंट पे बताओ टेंशन का इक्वेशन बताओ, या फिर टेंशन का डिफरेंस आप डिराइव कर लो, या फिर वो जो सबसे फेमस क्वेश्चन है या पॉपुलर क्वेश्चन वो ये होता है कि तीनों पॉइंट पे आप मिनिमम स्पीड निकाल के दिखाओ, VA मिनिमम, VB मिनिमम और VC मिनिमम, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो नोट्स आपको मैंने अच्छे से देके रखा हुआ है, हर एक चीज लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स, आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो और पढ़ सकते हो, समझ गए। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज और मैंने आपको बताया था, ये जो जनरल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस जनरल पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोगों ने 3 स्पेशल केसेस तो देख लिए, 3 स्पेशल पॉइंट्स देख लिया, तो ये 3 स्पेशल पॉइंट्स आपका B, C और A, टॉप, बॉटम और मिडवे पोजीशन। लेकिन ये जनरल पॉइंट पे अगर है तो इस जनरल पॉइंट पे भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ, मान लो मुझे टेंशन का इक्वेशन चाहिए, तो इस जनरल पॉइंट पे मान लेते हैं कि आपका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्सेस कैसे होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में कैसा कि टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंटर की ओर, और वेट mg जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है, टेंशन के साथ एंगल बना रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग को इस वेट mg को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना होगा। अब कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए पहले हम लोग को एक्सिस फिक्स करना होगा, तो यहाँ पे 2 x एक्सिस और y एक्सिस फिक्स करेंगे, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक एक्सिस आप क्या करोगे, टेंशन के डायरेक्शन में ही मान लो, ये रहा एक एक्सिस, और दूसरा एक्सिस जो है वो इस टेंशन के परपेंडिकुलर टेंजेंशियली, दूसरा एक्सिस आपको टेंजेंशियली ड्रॉ करना है टेंशन के परपेंडिकुलर एक सेकेंड, और वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस तरीके से, ये दूसरा एक एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे, राइट। अब अगर मान लो यहाँ पे आपको एंगल देखना पड़ेगा, अगर ये मान लो आपका एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो अगर इसका आपको 2 कंपोनेंट निकालना है तो आपको पता है कि कंपोनेंट आप कैसे निकालते हो, बताओ। वेक्टर पे जाओ, इसके वेक्टर के टिप से एक परपेंडिकुलर आपको एक एक्सिस पे ड्रॉ करना है और एक परपेंडिकुलर आपको दूसरे एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है। mg का हमने 2 कंपोनेंट यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, अब क्योंकि ये थीटा के साथ कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में शायद ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, मैंने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा कंपोनेंट आपका यहाँ आ जाएगा, एंड दिस विल बी mg sin थीटा, ठीक है। अब आप mg को भूल जाओ, mg cos थीटा, mg sin थीटा, यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं। mg cos थीटा टेंशन को कम कर रहा है, और mg sin थीटा याद रखना वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये वेलोसिटी के वैल्यू को कम करेगा, स्पीड कम करेगा, और इसीलिए जब बॉडी ऊपर जाती है तो वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा वो उसके वेलोसिटी को कम करने लग जाता है। और यहां पे अगर आप देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg cos थीटा। तो अगेन टेंशन में से mg cos थीटा माइनस हो जाएगा, इस टेंशन में से mg cos थीटा माइनस हो जाएगा, बाकी बचा हुआ फोर्स सेंटर की ओर लगेगा, और यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, जनरल केस। तो जनरल केस पे बाकी बात हुई नहीं है, बस उन्होंने बस फोर्सेस यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बात तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो भाई ये वाला पार्ट बच्चों आपका होता है यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और यहाँ पे हम देखेंगे इस केस में सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस हमारा क्या था, मास टाइड टू अ स्ट्रिंग। हमने एक हल्के से स्ट्रिंग के अंदर एक पॉइंट मास अटैच कर दिया था, उसको सर्कल में घुमा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे, ये जो केस मैं अगला देख रहा हूं उसमें एक रॉड लेंगे। मान लो जैसे ये पेन है, रॉड है, रॉड में ऊपर मास अटैच करेंगे और उसे ऐसे सर्कल में घुमाएंगे। इस बार रॉड घूम रहा है। ठीक है, रॉड में और स्ट्रिंग में फर्क बस इतना ही है कि स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो टेंशन बस ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है। जैसे मान लो रस्सी है, सामने आप दीवार पे रस्सी बांध दो और उसे पकड़ के खींचो। जब आप रस्सी को खींचोगे तो रस्सी भी आपको उतने फोर्स से खींचेगा। रस्सी जिस फोर्स से खींच रहा है उसको बोलते हैं टेंशन। तो रस्सी का टेंशन आपको पुल कर सकता है, लेकिन अगर मान लो उसी रस्सी को आप धक्का मारोगे तो रस्सी आपको धक्का नहीं मार सकता, उल्टा। तो ये इस केस में क्या गड़बड़ हुआ है कि रस्सी सिर्फ खींच सकता है आपको धक्का नहीं मार सकता। मैं रस्सी को अगर ऐसे धक्का मारूं तो रस्सी धक्का नहीं मार पाएगा। ये प्रॉपर्टी रस्सी के अंदर नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, राइट। लेकिन अगर मैं रॉड की बात करूं तो रॉड आपको पुल भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है। मान लो इस रॉड को मैं यहां से अटैच कर देता हूं और एकदम बांध देता हूं, अच्छे से उसको फिट कर देता हूं। अगर मैं रॉड को पकड़ के खींचता हूं तो रॉड मुझे भी खींचेगा जैसा स्ट्रिंग कर रहा था। और अगर मैं रॉड को दबाता हूं, धक्का मारता हूं, तो रॉड मुझे वापस धक्का भी मार सकता है। ये डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस के चक्कर में होता क्या है कि आपकी देखो स्ट्रिंग के केस में टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी 0 नहीं थी। अगर आपको याद होगा तो स्ट्रिंग के केस में टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी क्या थी, √r(g). मिड पोजीशन पे क्या था, √3r(g), और इस पोजीशन पे क्या था, √5r(g). ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी का रहना जरूरी है, नहीं तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इवन टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी। हाँ, टॉप मोस्ट पोजीशन तक बीच में कहीं टेंशन 0 नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन यहां पे बच्चों कैसा होता है ना कि क्योंकि रॉड पुश भी कर सकता है ऊपर की ओर, तो ये इस पॉइंट पे नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि रॉड पड़ा हुआ है, रॉड पुश भी करने को रेडी है। तो इस पॉइंट पे जाके अगर वो रुक भी जाए तो भी वो सर्कल कंप्लीट करने लायक होता है। क्योंकि रुकने के बाद अगर मान लो स्ट्रिंग होता, रस्सी होता, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रुकने के बाद वो नीचे गिर जाता ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि रस्सी उसे संभाल नहीं पाती, समझे। इसलिए टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी स्ट्रिंग के केस में 0 वेलोसिटी अगर हो तो वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, उससे 0 उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी ही चाहिए। लेकिन इस केस में अगर वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता भी है, बॉडी रुक सकता है, क्योंकि रॉड है ना, ये उसे नीचे गिरने नहीं देगा। और इस केस में टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी 0 हो सकता है। बाद में वही सारी चीजें हम करेंगे, यहाँ पे कंजर्वेशन वगैरह सब लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें देखो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सिर्फ आपके जो वैल्यूज टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो आपको लिखना है, वही कंजर्वेशन सब लगाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपका यहाँ पे मिनिमम अगर 0 है तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड √4r(g) या फिर 2r√r(g) मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिनिमम स्पीड √2r(g) मिल जाएगा। ठीक है, बस ये वैल्यूज आपको याद रख लेने। यहाँ पे भी टेंशन सबसे ज्यादा यहाँ होगा, फिर सबसे कम यहाँ पे होगा। बस इन्होंने इन दो का डिफरेंस निकाल के रखा है, वही सेम डिफरेंस आ रहा है 6 mg। आप भी इतना याद रखोगे कि टॉप और बॉटम में जो सरफेस का टेंशन का डिफरेंस होता है, वो टेंशन का डिफरेंस 6 mg होता है। बस इतना ही पार्ट इसमें याद रखना है और कुछ नहीं करना है। मास टाइड टू अ रॉड, मोस्टली क्या पता ये शायद वैसे भी नहीं पूछते हैं। आगे हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ डेथ की। अब देखो स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होता है कि ये भी अगेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया कि बड़ा सा गोला रहता है अंदर, और उस गोले के अंदर एक आदमी जो है, किसी बाइक सवार या फिर गाड़ी सवार, वो ऐसे सर्कल में घूमते रहता है। अब सर्कल में घूमते रहता है, वो गिरता भी नहीं है, वो समझे। तो यहाँ कैसे नहीं गिरता है वही हम देखते हैं। तो मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर वो है और ये गाड़ी है उसकी इस पोजीशन पे, यहाँ पे वैसे ही वो इस पोजीशन पे होगा इसकी गाड़ी, और यहाँ पे टॉप मोस्ट पोजीशन पे उल्टा है, उल्टा चलता है पर गिरता नहीं है। देखो अगर वो स्पीड में नहीं रहेगा तो गिर जाएगा, वो अगर स्पीड में ना हो तो गिर जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिनिमम स्पीड चाहिए रहता है उसको चलने के लिए। अब यहाँ पे अगर तुम फोर्सेस को देखो तो कौन से फोर्सेस लगेंगे, इस पॉइंट पे देखोगे तो उस पर एक वेट mg एक्ट करता है,
और वेट की वजह से वो क्या करता है, सरफेस को दबाता है, अपने वेट की वजह से सरफेस को दबा रहा है वो जो स्फेरिकल सरफेस है। जब वो अपने वेट की वजह से सरफेस को दबाता है तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस क्या करे बताओ उसको, सरफेस उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ऊपर की ओर। लेट्स से दिस इज N1, ये बॉटम पोजीशन पे N1 आपका, या फिर इसको मैं NB ले लेता हूँ, इसको पोजीशन B बोल देता हूँ, जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में किया था, पोजीशन A पोजीशन C, ठीक है। ये दो फोर्सेस लगते हैं और NB जो होता है वो mg से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे NB माइनस mg, देखना ध्यान से, NB माइनस mg ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। NB सेंटर की ओर लग रहा है, इसको बनाया तो अच्छे से, NB सेंटर की ओर लग रहा है और mg उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो NB में से mg माइनस हो जाएगा, बचा हुआ फोर्स जो सेंटर की ओर लग रहा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, mvv²/r, ठीक है। यहां पे देखोगे तो इसका वेट जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है mg, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा nc। वही सेम चीज यहाँ पे अगर देखोगे तो आप वेट भी नीचे काम कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे काम कर रहा है na। तो एक्चुअली में अगर आप थोड़ा इसको स्ट्रिंग वाले केस से कंपेयर करोगे तो कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे, स्ट्रिंग वाले केस में उसमें कुछ फर्क नहीं, इक्वेशंस भी आपको वैसे आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे बताओ इक्वेशन क्या आएगा इस पॉइंट पे, NC जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो NC इज इक्वल टू mvc²/r, और यहाँ पे NA विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे NA प्लस mg दोनों मिलकर, NA प्लस mg दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे, तो mva²/r हो जाएगा। देखो ये सेम इक्वेशन आ रहा है स्ट्रिंग की तरह, मास टाइड टू स्ट्रिंग और यहाँ पे स्फीयर ऑफ डेप्थ, इक्वेशन सारा सेम आ रहा है, बस नॉर्मल रिएक्शन जहां जहां आपको दिख रहा है वहां पे स्ट्रिंग के केस में टेंशन था, TB TC T और बाकी सब कुछ सेम है। तो आप जहां कहीं भी आपको टेंशन जो था ना, टेंशन को आप रिप्लेस कर दोगे नॉर्मल रिएक्शन से। अगर आपने टेंशन को नॉर्मल रिएक्शन से रिप्लेस कर दिया तो स्फीयर ऑफ डेप्थ के सारे इक्वेशन आ जाएंगे आपको, समझे, सेम चीज और कुछ नहीं है। यहाँ पे TB TC TA था स्ट्रिंग के केस में, यहाँ पे NB NC और NA है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें भी सेम होंगी। मतलब यहाँ पे VB मिनिमम जो है वहाँ पे √5rg था, यहाँ पे भी आपको √5rg ही आएगा। यहाँ पे VC मिनिमम जो है वहाँ पे √3rg था, यहाँ पे भी √3rg ही आएगा। और यहाँ पे VA मिनिमम जो है वही सेम चीज, वहाँ पे √rg था, यहाँ पे भी √rg आएगा, टॉप मोस्ट पोजीशन का मिनिमम स्पीड। वहाँ पे टेंशन का डिफरेंस क्या था, इन दोनों के बीच में 6 mg, इन दोनों के बीच में 3 mg, इन दोनों के बीच में 3 mg। टेंशन की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डिफरेंस वही होगा, सबसे ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन नीचे होगा, सबसे कम ऊपर होगा, और TB माइनस TA, सॉरी TB लिख दिया मैंने, यहाँ पे टेंशन नहीं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो NB माइनस NA इज इक्वल टू 6 mg, NB माइनस NC इज इक्वल टू 3 mg, और वही NC माइनस NA विल बी इक्वल टू 3 mg। अब बच्चों आई थिंक मैंने चेक किया, शायद मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको दे के रखा हुआ है वहां पे मैंने यहाँ पे TB माइनस TA TB माइनस TC ये लिख दिया है, जबकि यहाँ पे टेंशन नहीं बल्कि नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर ऐसा कुछ दिखे वहां पे नोट्स में तो आप करेक्ट कर लेना, बस और कुछ तो दिक्कत नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली टेंशन नहीं है ना, यहाँ पे टेंशन की जगह पे क्या डाला, नॉर्मल रिएक्शन, तो मैंने टेंशन ही वापस से रिपीट करके लिख दिया है। तो बस यही पार्ट है, आपको देखना होगा, NB माइनस NA, NB माइनस NC, NC माइनस NA। जैसे टेंशन का था स्ट्रिंग के केस में डिफरेंस, वैसे यहाँ पे भी है 6 mg 3 mg 3 mg, सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम बात करेंगे व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। देखो अगर सपोज करो आपके पास एक कॉन्वेक्स शेप का ब्रिज है, ठीक है, अब मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स शेप जो है वो आपका सर्कल का हिस्सा है, सर्कुलर हिस्सा है, और उस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। मतलब इसको अगर आप कंप्लीट कर दोगे तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा जिसका सेंटर यहाँ कहीं हो। तो जब गाड़ी यहाँ पे चलती है इस तरीके से, तो यहाँ पे एक स्पीड होता है, मैक्सिमम स्पीड। अगर आपने कुछ ज्यादा ही स्पीड रख दिया गाड़ी का, तो गाड़ी आपका जो सरफेस है या जो आपका ब्रिज है, रोड है, उस सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा और कांटेक्ट छोड़कर हवा में आ जाएगा, और वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है।
तो हमें क्या करना है, एक मैक्सिमम स्पीड मतलब एक स्पीड लिमिट है, वो स्पीड लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना है। वो स्पीड लिमिट क्या है वो चेक करते हैं। मान लेते हैं ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया, तो इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे अब यहाँ पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर वो देख लेते हैं। एक तो वेट mg लगेगा, अगर ये टॉप मोस्ट पोजीशन है वेट mg सीधा इसके सेंटर की ओर लगेगा, जिस सर्कल में घूम रहा है उसके सेंटर की ओर लगेगा। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बताओ, ऊपर की ओर, क्योंकि ये ब्रिज को दबा रहा है अपने वेट की वजह से, तो ब्रिज उसे नॉर्मल रिएक्शन देगा। और वो अगर मान लो किसी एक स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से एक्चुअली में वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंटर की ओर इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा बताओ, सेंटर की ओर वेट mg लग रहा है, लेकिन क्या ये सारा वेट mg सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि ऊपर n उसे कम भी कर रहा है ना। तो mg में से अगर n माइनस कर दोगे, mg में से अगर n माइनस कर दोगे तो ये जो फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। समझे? चलिए यहां से अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। अब देखो गौर करने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितना जोर से वो ब्रिज को दबा रहा है गाड़ी, मतलब कितना अच्छा कांटेक्ट बैठा हुआ है। अगर दोनों का कांटेक्ट छूट जाए तो ब्रिज, इसका मतलब ये गाड़ी ब्रिज को नहीं दबा पा रहा है, कांटेक्ट ही नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, जब तक कांटेक्ट रहेगा तो ही रहेगा, और ज्यादा कांटेक्ट रहेगा मतलब ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, कम कांटेक्ट है मतलब कम नॉर्मल रिएक्शन। अब आप देखोगे इक्वेशन में कि माइनस mv स्क्वायर मतलब v अगर आप बढ़ाते जाओगे तो ये नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो नेगेटिव में ये वैल्यू बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? अगर नेगेटिव में ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है, माइनस होता जा रहा है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। मतलब आप स्पीड जितना ज्यादा करोगे नॉर्मल रिएक्शन आपका उतना ही कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जैसे आपने स्पीड बढ़ाना चालू किया, स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा। एक ऐसा स्पीड आएगा जिस पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा और आपका कांटेक्ट छूट जाएगा। समझे? कांटेक्ट छूटा है इसका मतलब वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो कौन से स्पीड पे आपका कांटेक्ट छूटता है वो हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा, मतलब उसके अंदर ही रहना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि उस स्पीड या उससे ज्यादा जाओगे तो आपका कांटेक्ट छूट जाएगा। तो वो स्पीड ढूंढते हैं, वही हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा। तो कांटेक्ट छूटने का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दो। तो जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दोगे तो वो स्पीड हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पीड हमारा कांटेक्ट छुड़वा दे रहा है, और उससे ज्यादा स्पीड से तो आप जा ही नहीं सकते, नहीं तो आपका कांटेक्ट छूटा हुआ रहेगा, कांटेक्ट छूटा रोड से तो फिर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो देखते हैं वो स्पीड क्या है। तो आप n की जगह पे जीरो डाल दो तो कांटेक्ट छूट गया, तो उस समय आपका जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम स्पीड होगा, तो mv मैक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r। इस साइड को ले आओ इसको, तो mv मैक्स स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू mg हो जाएगा, m और m गेट्स कैंसल्ड, तो v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू rg हो जाएगा। सो आपका v मैक्स का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट rg। ये वो मैक्सिमम स्पीड है। इस स्पीड पे कांटेक्ट छूट जाएगा आपका, मतलब आपको इस स्पीड से कम ही चलाना है, या फिर आप इस स्पीड से, मतलब हाँ ये आपका मैक्सिमम स्पीड है, इसको पार नहीं करना है, इस स्पीड से आपको कम ही रखना है, क्योंकि इस स्पीड या इससे ज्यादा स्पीड पे आपका कांटेक्ट जो होगा सरफेस से छूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा और आप गाड़ी आपके हवा में आ जाएगी, और वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। समझ गए? तो ये है आपका व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, उसका मैक्सिमम स्पीड। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो सर्कुलर मोशन है उसका पार्ट होता है खत्म, पूरा सर्कुलर मोशन हम लोगों ने कवर कर लिया। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये जो रोटेशनल डायनेमिक्स है दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जिसमें सर्कुलर मोशन की बातें होंगी, दूसरा हिस्सा जिसमें रोटेशन मोशन की बात होगी। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, उसके सारे क्या कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको अगले लेक्चर में या फिर अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपका पूरा सर्कुलर मोशन का एंड हो जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स का ही अगला हिस्सा रोटेशनल मोशन से, ठीक है। थैंक यू।